नमस्कार दोस्तों, मैं अवनी मैटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल जयपुर का मेडिकल डायरेक्टर और आईसीयू इंचार्ज डॉक्टर अमित शर्मा हूँ। दोस्तों, बीमारियों से संबंधित ज्ञानवर्धित वीडियोस के श्रृंखला में आज एक नया वीडियो पेश है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आईसीयू जो गहन चिकित्सा इकाई होती है, वहाँ पे मरीजों का इलाज में क्या किया जाता है, किस तरीके से मरीजों का प्रोग्रेस वगैरह चेक की जाती है, मरीज में सुधार हो रहा है नहीं हो रहा, या आपका मरीज गंभीर है नहीं है, ये किन बिना पे या क्या देख के डॉक्टर किस तरीके से उसका इलाज करते हैं। दोस्तों, जब भी आईसीयू में कोई मरीज आता है, डॉक्टर सबसे पहले देखता है कि आपका मरीज होश में है या नहीं है, यानी उसकी सेंसोरियम देखा जाता है। सेकेंड चीज डॉक्टर देखता है उसका सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीदिंग, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि मरीज की पल्स आ रही है नहीं आ रही है, उसका एयरवे कैसा है, उसका ब्रीदिंग कैसा है, उसके बारे में कोई भी डॉक्टर देखता है या आईसीयू का स्टाफ, जो सीनियर स्टाफ होता है, वो देखता है। इन सब के बाद में मरीज का वाइटल देखे जाते हैं। मरीज यदि पल्स भी आ रही है, एयरवे भी ठीक है, मरीज श्वास ले रहा है, तो उसके बाद में सब देखते हैं कि उसका पल्स की रेट कितनी है, हार्ट रेट एडल्ट पेशेंट में 60 से ऊपर है नहीं है, मतलब 130-40 से 50 तक लगभग हो तब भी एक्सेप्टेबल है, उससे ऊपर तो नहीं जा रही है। फिर मरीज का बीपी देखा जाता है, मीन बीपी लगभग 60 से ऊपर है या नहीं है, 60 से 100 के बीच में मीन बीपी है नहीं है। उसके अनुसार उसकी रेस्पिरेटरी रेट देखी जाती है, श्वास की रेट, एडल्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ अभी एडल्ट पेशेंट्स के 12 साल से बड़ों के लिए बात कर रहा हूँ, तो उसका रेस्पिरेटरी रेट देखा जाता है कि वो 16 के लगभग 15, 16, 17 से ऊपर तो नहीं जा रहा है। फिर उसका SpO2 देखा जाता है, उसका सैचुरेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन होता है, SpO2 मशीन से होती है, मॉनिटर्स में देखा जाता है कि वो 90 से ऊपर है या नहीं है। यदि इन सब में कोई गड़बड़ी है तो मरीज की स्थिति गंभीर हो रही है। फिर मरीज का शुगर देखा जाता है कि मरीज का हाइपोग्लाइसेमिक तो नहीं हो रहा। यदि ये सब ठीक है तो उसके बाद में एक बहुत ही एक गंभीर स्कोरिंग होती है जिसको बोलते हैं GCS स्कोर, ग्लासगो कोमा स्कोर। ये कोई भी हेड इंजरी के पेशेंट में या उसके न्यूरोलॉजिकल उसकी रिकवरी है या नहीं है, वो देखने के लिए लिया जाता है। दोस्तों, जब भी कोई मरीज वेंटिलेटर पे होता है, उसकी स्थिति गंभीर होती है, तो हम उसको वेंटिलेटर पे ले लेते हैं या फिर कोई दूसरा रेस्पिरेटरी सपोर्ट देते हैं, या कोई भी हीमोडायनामिक अनस्टेबिलिटी हो, कोई आइनोट्रोप चल रहे हो, तो मरीज की स्थिति में किस तरह के सुधार वो देखने के लिए सारे डॉक्टर्स GCS स्कोर आईसीयू में डेली असेस करते हैं। वो सेडेशन वगैरह सब बंद करके, सारे पैरालाइजिंग एजेंट्स बंद करके फिर ही असेस किया जाता है। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला होता है E, सेकंड V और थर्ड M, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन। ये ट्रिक से याद कर सकते हो आप। E फॉर आई ओपनिंग, कि मरीज आँख खोल रहा है या नहीं हो रहा। E के 4 पॉइंट्स होते हैं, V के 5 और M के 6। यदि स्पॉन्टेनियसली आई ओपनिंग कर ले अपने आप तो E4 स्कोरिंग आती है। यदि अपने आप आँख नहीं खोलता है, उसको नाम, भाई साहब आँख खोलो, या उसका नाम पुकारा दिनेश, महेश, जो भी, फिर आँख खोले तो वो हो गया E3। तब भी नहीं खोला तो उसको हल्का सा पेन देते हैं, कुछ चूटी काटा, पिंच किया, नकल से पेन किया, तब उसने आँख खोला, आँखें खोल ली तो हो गया E2। और यदि फिर भी नहीं खोलता है तो उसका रेस्पॉन्स E1। ये तभी असेस करना है जब से आंखों में चोट नहीं लगी हुई। यदि आंखों में कोई गंभीर चोट हो तो अपन इसको असेस नहीं कर सकते। GCS स्कोरिंग का सेकंड कंपोनेंट आता है वर्बल रेस्पॉन्स, कि मरीज को बात कर रहे हैं अपन, तो सबसे पहले हमसे अच्छे से बात करके जवाब दे रहा है, मरीज कॉन्शियस ओरिएंटेड है, हमने सवाल पूछा, उसने जवाब दे दिया, तो मैक्सिमम रेस्पॉन्स है। ये होता है V5। सेकेंड टाइम मरीज से बात कर रहे हैं लेकिन वो अपनी बात का तर्क संगत जवाब नहीं दे पा रहा, वो कंफ्यूज्ड है, पेशेंट इज कॉन्शियस बट कंफ्यूज्ड, ये हो गया V4। थर्ड, ये पेशेंट से नाम पूछा, वो नाम पूरा सेंटेंस नहीं बना पा रहा, सिर्फ कोई शब्द पूछा, कैसे हो भाई दिल्ली, कैसे हो भाई अमित, ऐसा कुछ भी शब्द बोल दे तो वो हो गया V3। यदि पेशेंट से कुछ भी पूछा, वो कुछ नहीं बोल पाया, पेन दिया, सिर्फ इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड निकाल पाया, लेकिन उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो कोई शब्द बोल पाए, ये होता है V2। और यदि पेन देने पे, सब कुछ करने पे कुछ भी नहीं बोल पाए, वो होता है V1। और वो यदि ये कब असेस नहीं कर सकते, जब पेशेंट वेंटिलेटर पे उसकी डली हुई हो। V3 जब रेस्पॉन्स होता है तो उसमें ये सब ये असेस नहीं कर सकते। थर्ड होता है मोटर रेस्पॉन्स। मोटर रेस्पॉन्स क्या होता है कि मरीज को बोला हाथ उठाओ तो वो हाथ उठा दे, उसको बोला पाँव उठाओ तो पाँव उठा दे, कोई भी मतलब हमारे कमांड फॉलो, ओबेज ऑल आवर कमांड्स, तो वो होता है M6 रेस्पॉन्स। ठीक है, यदि वो रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, फिर हमने पेशेंट को चूटी काटी इस कंधे पे, हाथ यहाँ ला के लोकलाइज करने का ट्राई करें, तो वो होता है M5 रेस्पॉन्स।
उससे कम यदि स्थिति और ज़्यादा खराब हो रही है, चोटी काटा तो वो हाथ उसने इतना से उठाने की कोशिश की, मतलब विड्रॉल रेस्पॉन्स आता है, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो यहाँ तक ला सके या हाथ मोड़ सके। तो ये होता है M4। यदि उसके बाद में अपन ने चोटी काटा फिर भी कुछ रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, बस वो इतना सा है कि हाथ मोड़ पा रहा है, इसको बोलते हैं फ्लेक्शन रेस्पॉन्स, या इसको बोलते हैं डिकॉर्टिकेट पोस्चरिंग। यदि इससे भी बुरी स्थिति और भी गंभीर है, चोटी काटा वो हाथ को ऐसे टेढ़ा कर पा रहा है, एक्सटेंशन कर पा रहा है, ये होता है M2 रेस्पॉन्स। और यदि कुछ भी नहीं कर पाता, कोई रेस्पॉन्स नहीं, उसको होता है M1 रेस्पॉन्स। ये मैंने आपको बताया ग्लासगो कोमा स्कोर, जिसके बेस पे पता लगता है कि मरीज में किस स्थिति में सुधार हो रहा है, कि स्थिति में बिगाड़ हो रहा है, मरीज की स्थिति बिगड़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति तो नहीं है। यदि ये मिनिमम स्कोर 3 हो गया, E1, V1, M1, मैक्सिमम स्कोर 15 हो गया, E4, V5, M6, 4 + 5 + 6, 15, यानी यदि ये 15 से नीचे की ओर जाता जा रहा है, इसका मतलब मरीज की स्थिति में गिरावट होती जा रही है। यदि नीचे से पहले मरीज जिससे स्कोर 7 था, अब 10 हो रहा है, फिर कल 13 हो रहा है, परसों 15 हो रहा है, मरीज की आईसीयू में स्थिति में सुधार हो रहा है, हमारे इलाज का उसमें सुधार है। ये दिमाग को असेस करने के काम में आता है, न्यूरोलॉजिकल रिकवरी कैसी होती है, क्योंकि हमने कुछ बोला, वो मरीज ने सुना और उसने उसका रेस्पॉन्स दिया, ये चीज होती है। आई ओपनिंग, हमने कुछ बोला, बोलने को उसने सुन करके उसके दिमाग ने सेंस किया, बदले में उसने आँख खोल दी, तो E4 रेस्पॉन्स। तो वो दिमाग के सर्किट सही है नहीं है, दिमाग सही से रिकवरी हो रही है क्या, वो चेक करने के काम में आता है। ये बहुत ही जरूरी स्कोरिंग होती है ग्लासगो कोमा स्कोर, जो कि बहुत लगभग हर आईसीयू के अंदर, ढंग के आईसीयू में डेली के तौर पे हर शिफ्ट में सारे नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स चेक करते हैं मरीज को। उसके अलावा मरीज का रिकवरी के लिए उसका बहुत सारी चीजें और देखी जाती है। हर घंटे यूरिन आउटपुट कितना आ रहा है, और आईसीयू में वो देखते हैं हर घंटे यूरिन, मतलब 1 ml पर kg पर आर के हिसाब से आ रहा है या नहीं आ रहा है, एडल्ट में 50 से 60 ml पर आर तो नहीं आ रहा। उसके अलावा उनका शुगर मॉनिटरिंग की जाती है, उसके अलावा उनका एबीटी देखा जाता है, उनके अलावा उनकी खून की जो रिपोर्ट्स होती है वो इन्वेस्टिगेशन पर टोटल काउंट कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है, प्लेटलेट्स कितना है, और भी हजारों तरह की चीज़ें देखी जाती है। मैंने आपको जो अभी बताया वो एक ओवरव्यू बेसिक बताया कि एटलीस्ट ये तो हर मरीज में देखना ही देखना है। देखो दोस्तों, आईसीयू होता है, एक आईसीयू में अपन कोई स्नेक बाइट का पेशेंट भी रख लेते हैं, कोई पॉइजनिंग का पेशेंट भी रख लेते हैं, कोई रीनल फेलियर का पेशेंट भी रख लेते हैं, कोई लीवर फेलियर का पेशेंट भी रख लेते हैं। एक डॉक्टर इंटेंसिविस्ट वो लगभग सब पेशेंट्स को देख पाता है, भले ही रेस्पेक्टिव डॉक्टर्स आकर के वो भी साथ में उनका इनपुट रहता है, उनकी मदद लेते हैं, मेडिसिन वालों की मदद लेते हैं, नेफ्रो वालों की मदद लेते हैं, गैस्ट्रो वालों की मदद लेते हैं, न्यूरो वालों की लेते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है आईसीयू में कि अलग अलग बीमारियों के हर एक को कुछ भी होता है तो अपन आईसीयू में भेज देते हैं। आईसीयू में क्या होता है, कोई भी एक सिस्टम यदि खराब होता है, मरीज को मान लीजिए किडनी वाला सिस्टम खराब है, तो उस वक्त तक जब तक अपन उसका ट्रीटमेंट देते हैं, उसका रिकवरी कर रहे हैं, बाकी ऑर्गन्स को नॉर्मल रखा जाता है। तो उसका पल्स को नॉर्मल रखने का ट्राई करते हैं, उसके बीपी को नॉर्मल रखने का ट्राई करते हैं, उसके एसपीओ को नॉर्मल रखने का ट्राई करते हैं, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं, कि जब तक प्राइमरी बीमारी सही हो जाए, शरीर में कोई नया दूसरा ऑर्गन, मल्टी ऑर्गन फेलियर नहीं होना चाहिए, तब तक जो उसका रेस्पेक्टिव प्राइमरी डॉक्टर होता है वो उस बीमारी को सही करने की कोशिश करता है। कोई रीनल फेलियर में तो हो सकता है उसको डायलिसिस करना पड़े, हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो उसके इलेक्ट्रोलाइट्स को सही करना पड़े, पोटेशियम कम ज़्यादा हो तो उसको सही करना पड़े। वो रेस्पेक्टिव डॉक्टर, इंटेंसिविस्ट, फिजिशियन या कंसर्न डिपार्टमेंट का डॉक्टर मिलकर के उसको इलाज कर लेते हैं। कोई वेंटिलेटर पे उसको एक्यूट मान लीजिए फेलियर के अंदर है, कोई कोविड है और कुछ भी है, तो उनको उस तरह का रेस्पिरेटरी सपोर्ट हो सकता है, वेंटिलेटर पे लेना पड़ेगा तो पल्मोनोलॉजिस्ट और वो मिलके काम करते हैं। तो टारगेट सबका एक ही है, उसका पल्स नॉर्मल रखो, उसका बीपी नॉर्मल रखो, उसका एसपीओ नॉर्मल रखो, उसका यूरिन आउटपुट नॉर्मल रखो, और बाकी शुगर्स नॉर्मल रखो। जितनी चीज ये बेसिक वाइटल्स है वो नॉर्मल रखो मरीज, और इन द मीन वाइल जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो उनको देते हैं। एंटीबायोटिक्स देना होता है, इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन करना होता है, एबीजी के हिसाब से कुछ करेक्शन करना होता है, ऑक्सीजन थेरेपी देनी होती है। वो मरीज की स्थिति के हिसाब से कंसर्न डॉक्टर एडवाइस करते हैं। किसी को आईसीटी डालना पड़ता है, किसी को एसआईटी स्टेपिंग करनी पड़ती है, कहीं कोई पास हो तो वो ट्रीट करना पड़ता है, लेकिन ओवरऑल बेसिक्स एक ही रहता है कि उसका डेली का जीसीएस की मॉनिटरिंग और वाइटल्स मॉनिटरिंग। इस तरह के अच्छे हॉस्पिटल्स के आईसीयू में चार्ट्स होते हैं, जैसे मेरे हॉस्पिटल के अंदर अपनी मैटरनिटी जनरल हॉस्पिटल जयपुर में, तो उसमें हर घंटे टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेट, बीपी, एसपीओ2 हम ये सब देखते रहते हैं। वेंटिलेटर पे है तो उसकी सेटिंग्स क्या है, किस हिसाब से चेंजेस करना है, हम लोग वो देखते रहते हैं। उसके अलावा
टोटल डेली कितना फ्लूइड लॉस हुआ, वो सब देखते रहते हैं। इन सब के हिसाब से मरीज का इलाज, डेली का प्यूपिल का असेसमेंट बहुत ज़रूरी होता है कि पुतलियों का साइज बराबर है या नहीं है, रेस्पॉन्स कर रही है नहीं कर रही, वो भी एक बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है। ठीक है, आशा करता हूँ मैं आज आपके काफ़ी सारे डाउट्स